इस आदमी ने बस लड़ाई के बीच दीवार से नीचे छलांग लगाने जैसा एक स्टाइलिश मूव किया था, लेकिन उसे देखकर मौत के इतने आदी हो चुके खूंखार सैनिकों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे वहीं पत्थर के बन गए, क्योंकि इस वक्त दीवार के नीचे एक ऐसा भयानक राक्षस मौजूद था जो सिर्फ एक मुक्के से आधे शहर को धूल में मिला सकता था। सभी को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है और खुद मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मेरी तलवार उसकी तलवार से टकराई, वह विशालकाय राक्षस लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे जा गिरा। हालांकि उस राक्षस ने तुरंत अपनी हथेली में एक ऐसा ऊर्जा गोला बनाना शुरू कर दिया जो पहाड़ों को जला और समुद्र को उबाल सकता था। ये देखते ही मैं तुरंत पीछे हट गया और उससे दूरी बना ली। उसका हमला जमीन पर पड़ा और वहां करीब 2.5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। यह देखकर मैं भी सोचने लगा कि भले ही यह असली नस्ल का नहीं बल्कि कमजोर संस्करण है, लेकिन आखिर है तो दानव ही। मैंने पहले रून सर्प की मदद से अपनी डिफेंस काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। इसी वजह से मेरी अटैक पावर इतनी कम थी कि मैं उसके पंजों तक को तोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए अब मुझे सिर्फ उन शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स के सहारे उससे मुकाबला करना था जो मुझे डंगो नन से मिले थे। ये सोचकर मैंने चोर की फुर्तीली चाल वाले जूते सक्रिय कर दिए। इससे मेरी मूवमेंट स्पीड 1 मिनट के लिए बढ़ गई। अचानक मेरी स्पीड दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। पलक झपकते ही मैं उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी कमाल की थी। उसने तुरंत मेरे हमले को भांप लिया और पलटकर उसे रोकने लगा। तलवारें टकराईं और ऐसा लगा जैसे बाढ़ की लहरें एक दूसरे से टकराकर आसमान को हिला रही हों। हम दोनों बिल्कुल 2 धारदार तलवारों की तरह एक दूसरे पर वार कर रहे थे, मानो मुकाबला इस बात का हो कि पहले कौन टूटकर चूर चूर होगा। मैं अपनी स्पीड के फायदे का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस पर हमला करता रहा। आखिरकार मेरी लगातार मार के कारण उसके डिफेंस में एक छोटी सी कमी दिखाई दी। मैंने मौका गंवाया नहीं, हथियार को कसकर पकड़ा, तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी छाती पर एक जोरदार वार कर दिया। इस हमले ने उसे पूरी तरह भड़का दिया। दर्द से तड़पते हुए उसने फिर अपनी हथेली में ऊर्जा का गोला बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने इसे दूर से हमला करने वाले एक शक्तिशाली शॉक वेव में बदल दिया। मुझे समझ आ गया कि अब बचने का समय नहीं है। मैंने तुरंत अपनी तलवार सामने कर ली। वह जबरदस्त शॉक वेव मुझे पीछे की तरफ उड़ा ले गई और मैं कई मीटर दूर जाकर शहर की दीवार से जा टकराया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने अपनी अंगूठी की साइलेंस स्किल को अपनी बड़ी तलवार पर लगा दिया था। इसी वजह से मैं उसके शॉक वेव को बेअसर करने में कामयाब रहा। ऊपर दीवार पर खड़े लोग हैरानी से चर्चा करने लगे कि मैं अकेले ही एक दानव से मुकाबला कर रहा हूँ। पार्क जंगडू ने हान चेओल से कहा कि वे भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हान चेओल ने पूछा कि क्या वह भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है। आखिर नीचे मौजूद वह आदमी भले ही उस राक्षस का सामना कर पा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। पार्क जंगडू ने कहा कि अगर वे नहीं जाएंगे तो कोई और जरूर जाएगा। और सच में उसके इतना कहते ही कई खिलाड़ी दीवार से नीचे उतरकर राक्षस की तरफ भागने लगे। उनके दिमाग पर क्रिस्टल का लालच इतना हावी हो चुका था कि वे भूल गए थे कि दानव वास्तव में कितना खतरनाक था। जीमिन भी नीचे जाने वाली थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि अभी सही समय नहीं आया है। दूसरी तरफ होंगशिया सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आखिर मेरी ताकत की सीमा कितनी है। जब मैं दोबारा खड़ा हुआ तो मुझे पीछे से आते हुए खिलाड़ियों का पता चला। हालांकि वे मेरे ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे बस चुपचाप मेरे पीछे चल रहे थे और मेरे द्वारा राक्षस को कमजोर किए जाने के बाद आखिरी वार करके क्रिस्टल हथियाने की तैयारी कर रहे थे। मैं उनके इरादे समझ चुका था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह राक्षस जल्द ही अपनी नस्लीय स्किल इस्तेमाल करने वाला है। उस समय मैं खुद को बचाने में ही व्यस्त रहूंगा। कुछ ही देर बाद दीवार से नीचे उतरे खिलाड़ियों ने धीरे धीरे राक्षस को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। वह बस वहीं खड़ा रहा। फिर जब उसने दोबारा अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठी करनी शुरू की तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि बड़े क्षेत्र में तबाही मचाने वाली स्किल है। मैंने तुरंत आसपास मौजूद सभी लोगों को चिल्लाकर कहा कि वे वहां से हट जाएं। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस राक्षस के सामने टिक ही नहीं सकते। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो मेरे पीछे खड़े रहें। कुछ लोगों को खतरे का एहसास हो गया और उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन उनके साथी क्रिस्टल के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उनका मानना था कि जितना करीब जाएंगे आखिरी वार करने का मौका उतना ही ज्यादा मिलेगा और उन्हें क्रिस्टल मिल जाएगा। अगले ही पल राक्षस की हथेली में ऊर्जा पूरी तरह जमा हो गई। उसने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा और चारों तरफ बेहद गर्म आग की लपटें फैल गईं। एक छोटा मोटा खिलाड़ी तुरंत अपनी डंगोनन से मिली नई आर्टिफैक्ट शील्ड निकाल लाया। उसे लगा कि इतनी सी आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जैसे ही आग उसके सामने पहुंची उसे खतरे का एहसास हुआ। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में वह आग उसे जलाकर कोयला बना चुकी थी। यह देखकर बाकी खिलाड़ियों ने आखिरकार क्रिस्टल के पीछे भागने का विचार छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जब आग की लपटें मेरे पास पहुंचने वाली थीं, मैंने एक बार फिर अपनी अंगूठी की साइलेंस स्किल को हथियार पर सक्रिय कर दिया। फिर मैंने अपनी तलवार को पूरी ताकत से सामने की ओर घुमाया। मेरी तलवार से निकलने वाली ऊर्जा के संपर्क में आते ही आग की लपटें एक एक करके गायब होने लगीं। मेरे पीछे खड़े खिलाड़ियों और दीवार पर मौजूद लोगों को
अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सच में अपनी तलवार से उस दानव की आग को काटकर बुझा दिया था। हालांकि इतनी ताकत लगाने के बाद मेरा हाथ सुन्न पड़ने लगा था, लेकिन उस हमले को रोकने वाला राक्षस भी पूरी तरह ठीक नहीं था। फिर भी उसने बिना रुके दोबारा अपनी हथेली में बेहद गर्म आग जमा करनी शुरू कर दी। मैंने भी बिल्कुल देर नहीं की, तलवार निकाली और फिर से उसके साथ जबरदस्त लड़ाई में कूद पड़ा, क्योंकि इस जगह इन्फर्नो हेल के थर्ड रिंग दानव का सामना करने की क्षमता सिर्फ मेरे पास थी। बाकी खिलाड़ियों ने क्रिस्टल पाने का लालच छोड़ दिया और काफी दूर जाकर हमारी लड़ाई देखने लगे। इसके बाद जो लड़ाई हुई उसने एक बार फिर सभी की मेरे बारे में बनी धारणा बदल दी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे और उनके बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग तो यह तक सोचने लगे कि क्या मैं सच में उन्हीं की तरह एक खिलाड़ी हूँ। हमारी हर टक्कर सिर्फ एक साधारण हमला नहीं थी, यह दो चरम शक्तियों के बीच सीधा टकराव था। एक तरफ लोहे की ठंडी कठोरता थी तो दूसरी तरफ आग जैसी चमकती शक्ति। एक तरफ इंसान की जिद थी तो दूसरी तरफ किसी अनजान शक्ति का भय। ली गुप्ता ने जब मेरी इतनी जबरदस्त ताकत देखी तो उसे खतरा महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मैं धीरे धीरे मोनार्क के हाथों से नियंत्रण छीन लूंगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था। आखिरकार मैंने अपनी नीली सफेद चमकती तलवार को तिरछे घुमाया। उसकी धार पर ठंडी चमक दौड़ रही थी और किनारों पर बिजली की चिंगारियां फूट रही थीं। तलवार की नोक सीधे उस राक्षस की छाती में ढंसने लगी। कुछ दिनों बाद जिमिन दीवार के पास मेरा इंतजार कर रही थी, तभी वहां हान चेओल आ गया। उसने कहा कि अब मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जिमिन ने पलटकर पूछा कि उसका मतलब क्या है। हान चेओल ने बताया कि वह खुद भी काफी समय से यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन हर बार मुझे ढूंढने में नाकाम रहा। अपना राज खुलते ही जिमिन ने तुरंत मुंह फेर लिया और कहा कि वह मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। लेकिन हान चेओल ने समझ लिया कि जिमिन भी उसी की तरह है। उसका मानना था कि शायद उसे भी मोनार्क की तरफ से कोई आदेश मिला है और इसलिए वह मेरे पीछे नजर रख रही है। फिर उसने पूछा कि क्या उसे हाल ही में बैटल टीम अलायंस के अस्थिर होने और उसके पीछे की वजह के बारे में पता है। जिमिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वह यह सवाल क्यों कर रहा है। हान चेओल कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। जिमिन को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। हान चेओल ने कहा कि उसे लगा जैसे अभी कोई उन्हें देख रहा था, लेकिन शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। उसी समय ऊपर एक कांच की खिड़की के पीछे ली गुप्ताए खड़ा था और चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। फिर उसने अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, कांग हानसू ने उस दानव को अकेले खत्म किए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। क्या इसका मतलब यह है कि वह फिलहाल कोई खास कदम नहीं उठा रहा? उसके आदमी ने जवाब दिया कि बैटल टीम के सदस्य लगातार गुप्त रूप से मेरी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने यही देखा है कि मैं या तो डिफेंस में हिस्सा लेता हूँ या फिर दानवों का शिकार करता हूँ। कभी कभार मैं डंगुअन में भी जाता हूँ। लगभग ऐसा लगता है कि मैं कभी आराम ही नहीं करता। हालांकि मेरी वजह से डिफेंस टीम के बाकी सदस्यों की लड़ाई काफी आसान हो गई थी, लेकिन इससे एक दूसरी समस्या भी पैदा हो गई थी। जो खिलाड़ी बैटल टीम में शामिल नहीं हुए थे वे अब बैटल टीम के सदस्यों को बार बार उकसाने और चुनौती देने लगे थे। ली गुप्ताए को इस स्थिति का पहले से अंदाजा था, क्योंकि जब तक मैं बैटल टीम में शामिल नहीं होता तब तक दूसरे लोग भी मेरी तरह स्वतंत्र होकर काम करने की कोशिश करते रहेंगे। आखिरकार जिन मोनार्क्स ने मिलकर यह बैटल टीम बनाई थी वे तक मेरी बात सुनने लगे थे, इसलिए ली गुप्ताए ने पहले ही इससे निपटने की तैयारी कर रखी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर हुई तो वह नीचे के लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कई लोग अंदर आए। इन सभी लोगों को ली गुप्ताए ने खुद बुलाया था और आज की बैठक में चर्चा होने वाली थी कि आखिर बैटल टीम अलायंस का भविष्य क्या होगा। उधर युद्ध के मैदान में मैंने एक और दानव को मार गिराया। मैंने अपने साथ रखी लंबी सुई जैसी हथियार को बाहर निकाला तो देखा कि वह पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पिछले कई दिनों से लगातार होने वाली लड़ाइयों ने एक और हथियार की उम्र खत्म कर दी थी, इसलिए मैंने उसे वहीं फेंक दिया। मेरी इस लगातार और बेहद खतरनाक लड़ाई के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला था सिक्सटार्ट क्रिस्टल इकट्ठा करना, क्योंकि सिक्सटार्ट क्रिस्टल पूरे होते ही मैं एक खास चीज हासिल कर सकता था और जिस दानव को मैंने अभी मारा था वह मेरा 60वां शिकार था। दूसरा कारण था क्रिस्टल शॉप में मिलने वाले हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स। इनमें से ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स बैटल टीम के लिए बनाए गए थे और उनके प्रभाव बेहद शक्तिशाली थे। अगर ये क्रिस्टल बैटल टीम के सदस्यों के हाथ लगते तो वे फिर से क्रिस्टल के लिए आपस में लड़ने लगते। इसीलिए मैंने सभी दानवों के शिकार पर अपना कब्जा जमा लिया था। मैं उनका शिकार करके बाकी लोगों को क्रिस्टल पाने की उम्मीद से दूर रख रहा था। आखिरकार मैंने अपने 60 क्रिस्टल खर्च कर दिए और शॉप से वह हथियार खरीदा जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था और जिसके साथ लड़ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। उसका नाम था टेकोलाटोस का न्याय। देखने में यह दो ऐसी दरांती जैसी हथियारों की जोड़ी थी जिनसे लोहे की जंजीरें जुड़ी हुई थीं। इस हथियार के हाथ में आते ही मुझे लगा कि आगे की लड़ाइयां अब काफी आसान होने वाली हैं। हथियार हाथ में आते ही मेरा जोश बढ़ गया। मैंने दरांती घुमाई और सामने मौजूद राक्षसों के झुंड की तरफ बढ़ गया। अब डिफेंस बैटल खत्म होने में करीब 10 दिन बाकी थे और इन अगले 10 दिनों में बैटल टीम के लोग निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने वाले थे। मुझे नहीं पता था कि सबसे पहले हमला कौन करेगा, लेकिन सच कहूं तो मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। समय देखते ही देखते 10 दिन आगे बढ़ गया। तभी वह छोटा सा एल्फ एक बार फिर सभी खिलाड़ियों के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि हम खिलाड़ियों का समूह वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या अब तक उसने किसी भी समूह में इतनी ज्यादा नहीं देखी थी। इसलिए उसने हमारे लिए एक खास इवेंट तैयार किया था। एल्फ के इतना कहते ही
ही सभी को महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगी है। इसके बाद शहर की दीवारों के बाहर मारे गए राक्षसों की लाशों में अचानक हलचल शुरू हो गई। वे ऐसे हिलने लगे जैसे दोबारा जिंदा हो रहे हों। धीरे धीरे उनकी लाशें हवा में तैरने लगीं और फिर सभी लाशें महल के अंदर मौजूद एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ खींचने लगीं। महल के हॉल में पहुंचते ही उन सभी राक्षसों की लाशें आपस में मिलकर एक बेहद घिनौना मांस का गोला बनाने लगीं और आखिरकार उस मांस के गोले से एक इंसानी आकार का राक्षसी प्राणी जन्मा। वही था सेंट्रल आइलैंड के हिडन क्वेस्ट डेमन किंग सब्जुगेशन बैटल का डेमन किंग। उसके बैंगनी काले पंख अचानक पूरे आसमान को ढकने लगे। चर्च की छत से छनकर आने वाली गुलाबी बैंगनी रोशनी भी उसके पंखों से टकराकर बिखर गई। वह किसी बुराई के साक्षात रूप जैसा दिख रहा था, मानो हर डर का असली स्रोत उसके सामने खड़ा हो। वह वहां खड़ा होकर जैसे पूरी दुनिया से कह रहा था, अब यह दुनिया मेरी है। इसके तुरंत बाद महल के चारों तरफ एक लाल रंग की दीवार भी उठ गई ताकि अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति बाहर भाग न सके। फिर छोटे एल्फ ने सभी को दो विकल्प दिए। पहला, यहाँ रुककर लगातार अंदर घुस रहे मरे हुए राक्षसों से लड़ो और 30 मिनट बाद खुलने वाले क्रिस्टल के जरिए यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसने चेतावनी दी कि ये मरे हुए राक्षस पहले वाले राक्षसों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। दूसरा, महल के अंदर बुलाए गए डेमन किंग को मारने की कोशिश करो। डेमन किंग का नाम सुनते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पहले दिए गए नियमों में कहीं भी डेमन किंग का जिक्र नहीं था। एल्फ ने समझाया कि अगर उसने शुरुआत में ही डेमन किंग को बुला दिया होता तो शायद सभी खिलाड़ी मर जाते, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतने ज्यादा लोग जिंदा बच जाएंगे। इसीलिए उसे मजबूर होकर डेमन किंग को बुलाना पड़ा। फिर उसने बताया कि मरे हुए राक्षसों का हमला 30 मिनट तक चलेगा, उसके बाद क्रिस्टल खुलेगा, लेकिन उस रास्ते से सिर्फ 500 लोग ही बाहर निकल पाएंगे। ये सुनते ही सभी ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि महल के अंदर अभी भी 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसका मतलब साफ था, कम से कम आधे लोगों को यहीं मरना पड़ेगा। लेकिन एल्फ ने इसके बाद एक और बात बताई, अगर कोई डेमन किंग को मारने में कामयाब हो जाता है तो एक ऐसा विशेष रिवॉर्ड खुलेगा जिससे सभी लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। उसने कहा कि यह उसका खास तोहफा है। इतना कहकर एल्फ गायब हो गया और तभी महल के ऊपर 10 मिनट का काउंटडाउन दिखाई देने लगा। सभी खिलाड़ियों को लग रहा था कि 1 महीना किसी तरह गुजारने के बाद वे आखिरकार बच जाएंगे, लेकिन अब उनके सामने उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी थी। तभी ली गुप्ताए सामने आया। उसने कहा कि 30 मिनट बाद वे सभी क्रिस्टल वाले स्थान पर जाएंगे, बस तब तक किसी तरह टिके रहना है। इसके बाद उसने बैटल टीम के सदस्यों को क्रिस्टल के पास इकट्ठा होने का आदेश दिया। बाकी लोगों को उसने शहर की दीवारों पर जाकर राक्षसों का सामना करने के लिए कहा। वह वहां से जाने ही वाला था कि पीछे से कांग मिन ने उसे रोक लिया। कांग मिन गुस्से में बोला, यह मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुम बैटल टीम वाले मिलकर यहाँ से भागने की योजना बना रहे हो। ली गुप्ताए ने जवाब दिया कि चाहे जो भी हो, क्या बिना किसी योजना के अलग अलग लड़ने के बजाय मिलकर डिफेंस करना बेहतर नहीं है। उसने कहा कि उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना है, लेकिन कांग मिन ने ताना मारते हुए कहा कि वह सच में बैटल टीम के मोनार्क होने के लायक है। आखिर उसने ऐसा तरीका निकाल ही लिया जिसमें उसकी टीम के बाहर मौजूद लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। ली गुप्ताए अब उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसने सीधा पूछा, तो क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई तरीका है? आखिर पहले दिन आया सिर्फ एक छोटा सा दानव सैनिक ही हाथ हिलाकर दर्जनों लोगों को मार चुका था, तो फिर हम एल्फ के बताए उस डेमन किंग को आखिर कैसे हरा सकते हैं? इसके बाद ली गुप्ताए ने बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा कि वे क्या सोचते हैं। क्या वे योजना के अनुसार मरे हुए राक्षसों का सामना करें, 30 मिनट तक टिके रहें और फिर अगली आइलैंड पर चले जाएं, या फिर उस डेमन किंग को ढूंढकर उसके खिलाफ जाकर अपनी जान गंवाने की कोशिश करें? यह सुनकर कांग मिन के पास भी तुरंत कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर सच में डेमन किंग से लड़ने की बात की जाए तो वह लगभग आत्महत्या करने के बराबर था। उधर आंजू ह्यून ने देखा कि बाकी लोग भी धीरे धीरे डगमगाने लगे हैं। वह मन ही मन ली गुप्ताए की बोलने की कला की तारीफ करने लगा। अब उसकी शिकार